डियर व्यूवर्स, फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी दिल्ली रॉयल कॉलेज हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आज मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि बीमारियाँ कैसे पैदा होती हैं और उनका इलाज कैसे करना चाहिए। बीमारियाँ एक तो पैदाइशी होती हैं जिनका ठीक होना बहुत मुश्किल होता है या बहुत सारी सर्जरी के साथ कर दी जाती हैं। दूसरी बीमारियां एक्वायर्ड कहते हैं, ये एक्वायर्ड होती हैं, उसमें कुछ इन्फेक्शन की वजह से पैदा होती हैं। और कुछ बीमारियां हमारे खाने पीने की वजह से पैदा होती हैं। तो आज मैं सिर्फ एक टॉपिक ले रहा हूँ कि जो बीमारियां हमारे खाने पीने की वजह से पैदा होती हैं वो कैसे मर्ज़ पैदा करती हैं। जब इंसान ग़िज़ा खाता है, खाना खाता है, पानी पीता है, दवाएं खाता है या दूसरी चीज़ इस्तेमाल करता है तो वो चीज़ें स्टमक या मैदे में पहुंचती हैं और उसके बाद आंतों के अंदर पहुंचती हैं और मैदा और आंतों के ज़रिए से वो खाना हज़म होता है। जैसे चक्की मोटा पीसती है, आटा बना देती है अनाज का, जैसे मिक्सी जो है अगर उसमें हम आम डालें, दूसरे फल डालें तो उसका वो जूस निकाल देती है। तो जूस जो पीने के काम आ जाता है और उसका जो फोक बचता है उसको हम फेंक देते हैं। इसी तरह से इंसान के बदन के अंदर कि जो चीज़ें इंसान खाता पीता है वो मैदा और आंतों के अंदर हज़म होती है। हज़म होने के बाद में कुछ उसका वेस्ट प्रोडक्ट और फोक बचता है जो बदन के लिए ज़रूरी नहीं होता। उस ज़रूरी ना होने की वजह से उसका बदन से खारिज होना ज़रूरी होता है, जिसको तबीयत हमारी उसके फीसिस की शक्ल में या स्टूल की शक्ल में 24 घंटे में कम से कम 1-2 दफ़ा उसको बदन से खारिज कर देती है। अगर वो बदन से खारिज ना हो और मरीज़ को कब्ज़ हो जाए तो इस कब्ज़ होने के नतीजे में क्या होता है कि वो फासिद चीज़ें, वो बेकार की चीज़ें जो बदन से खारिज होनी चाहिए थी वो आंतों के अंदर जो 9 मीटर लंबी तकरीबन ये हमारा सिस्टम होता है मैदा और आंतों का, वो इसमें जमा होने लगती हैं, जिसकी वजह से पेट फूलने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, जलन होने लगती है और पेट में और सर में दर्द और भारीपन होने लगता है और घबराहट हो लगती है और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। तो ये सारी जो है अलामात हैं यानी कब्ज़ की। तो अब अगर कोई डॉक्टर इनके घबराहट का, सर दर्द का और पेट फूलने का इलाज करता रहे लेकिन उसके कब्ज़ का इजाला ना करे, उसका कब्ज़ का इलाज ना करे तो वो बीमार कभी ठीक नहीं हो सकता, सालों दवाएं लेता रहेगा, ठीक नहीं हो सकता। अगर कोई भी डॉक्टर उसके कब्ज़ का इलाज कर देगा तो वो ठीक हो जाएगा। एक बात तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, इसलिए इलाज अब मैं इसमें डिटेल से बताऊंगा कि कब्ज़ कितनी तरह का होता है, कब्ज़ क्यों पैदा होता है और कब्ज़ का इलाज कैसे करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब ये ग़िज़ा हज़म होकर जो चीज़ बदन के अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स मैदा और आंतों के अंदर हज़म होकर और वो बदन के वो खून बनने का ज़रिया बनती है तो वो पोर्टल सिस्टम वेंस के ज़रिए से, नसों के ज़रिए से वो जज़्ब होकर वो लीवर के अंदर पहुंचती है। उसके बाद लीवर के अंदर इन सारी चीज़ों का मेटाबॉलिज़्म होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज़्म और आपके प्रोटीन का, फैट का, मिनरल्स का, विटामिन्स का और जो दूसरी हम दवाएं लेते हैं उन दवाओं का, इन सब का मेटाबॉलिज़्म होता है। और वहाँ जो तबीयत इन सब चीज़ों को मेटाबोलाइज करके, उसका हज़म करके, उसके अंदर तग़य्युरात पैदा करके उसको खून की शक्ल दे देती है और फिर वो खून लीवर से जज़्ब होकर इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए से हार्ट के अंदर राइट साइड चैम्बर में पहुंचता है, राइट एट्रियम में, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल के बाद में वो लंग्स के अंदर पहुंचता है और लंग्स के अंदर पहुंचने के बाद में उसके अंदर जो है
पहुंचने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी हमारे बदन के अंदर सांस के ज़रिए से ऑक्सीजन भी जाती है, लेकिन वो ऑक्सीजन जब बदन इस्तेमाल करता है उससे एनर्जी पैदा होती है, तो उस एनर्जी के नतीजे में गैस पैदा होती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड सांस के ज़रिए से वो बदन से बाहर निकल जाती है। अगर ये किसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का सांस के ज़रिए से बदन से खारिज होना मुश्किल हो जाए या खारिज होना कम हो जाए, तो उसकी वजह से एक बीमारी पैदा होती है जिसको एसिडोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से एसिडोसिस पैदा होने की वजह से मरीज़ बेहोश होने लगता है, उसके हाथ पैर जो है नीले पड़ने लगते हैं, ज़बान नीले हो जाती है, होंठ नीले हो जाते हैं, बदन कमज़ोर हो जाता है और बदन जो है वो काम करने के काबिल नहीं रहता। तो ऐसी हालत में जब होंठ नीले हो रहे हों, ज़बान होंठ नीली हो रही हो, हाथ पैरों के नाखून नीले हो रहे हों, बदन ठंडा हो रहा हो, तो ऐसी हालत में फिर डॉक्टर जो है वो सांस दिलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसको दी जाती है, ताकि ऑक्सीजन की वजह से यानी कार्बन डाइऑक्साइड ना निकलने की वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है, इसको नॉर्मलाइज़ किया जाए। जब इसको नॉर्मल कर लेते हैं या इसके अलावा कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस की नालियों में, तो फिर दवाएं देकर उसका इलाज करते हैं। जैसे बाज़ दफ़ा अगर ज़्यादा निमोनिया हो जाए, निमोनिया की हालत में क्या होता है कि वो लंग्स जो गुब्बारे की तरह होता है, उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे और गुब्बारे होते हैं और उनके ऊपर नसें फैली होती हैं खून की। तो इन खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो दिल से आती है, वो इन छोटी छोटी थैलियों के अंदर, जिसको एल्वोलाई कहते हैं, वो आ जाती है और एल्वोलाई के साथ जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो खून के अंदर जज्ब हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये जज्ब ना हो, तो फिर जो है फिर वो दिक्कत हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाती है, तो फिर उसका हम इलाज करते हैं, जिसकी वजह से फिर मरीज़ का नीले होंठ भी और नीली ज़बान भी और नीले हाथ पैर भी और उसकी बेहोशी भी दुरुस्त हो जाती है। ये मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि जो फेफड़ों के ज़रिए से हम सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन जाती है तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए। जो हम ग़िज़ा खाते हैं और जो मैदा और आंतों के अंदर उसका वेस्ट प्रोडक्ट फुजला बना है, उसको लैट्रिन के साथ खारिज होना चाहिए। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें खारिज नहीं होती तो फिर बीमार हो जाता है और ये चीज़ें फिर बीमारी का ज़रिया बनती है। तीसरे नंबर पर जो लीवर हमारा हज़म करके और वो हार्ट के अंदर पहुंचाता है और हार्ट उसको यानी दिल उसको पूरे बदन के अंदर पहुंचाता है। तो जब ये खून और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर जो फिर ये लेफ़्ट एट्रियम में आती हैं, दिल के लेफ़्ट चैम्बर में, और फिर उससे नीचे जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में आती हैं और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के ज़रिए से पूरे बदन के अंदर दिल जो है वो पंप करता है इस खून को जो जिगर से और लंग्स से आया है। ये अच्छा खून होता है और ये जो बदन को फ़ायदा पहुंचाता है। जब ये खून बदन के अंदर पहुंचता है, सर के बालों से लेकर और पाँव के अंगूठों तक जितने भी बदन के पार्ट्स और हिस्सा है, वो इसको जो है वो आदमी जो है वो उसको वो इस्तेमाल होता है और इसको कहते हैं, ये चौथा मेटाबॉलिज्म होता है। पहला मेटाबॉलिज्म डाइजेशन स्टोमक के अंदर, दूसरा आंतों के अंदर, इसको जो डाइजेशन मैदे के अंदर होता है उसको हज़म मेदी कहते हैं, जो आंतों के अंदर होता है उसको हज़म मेवी कहते हैं, और जो लीवर के अंदर होता है उसको हज़म कब्दी कहते हैं। और उसके बाद जब ये पूरे बदन के अंदर पहुंचता है, यानी जोड़ों के अंदर पहुंचता है, हड्डियों के अंदर पहुंचता है और आपके लीवर के अंदर और किडनी के अंदर, स्प्लीन के अंदर और पूरे बदन के अंदर जो मसल्स और बोन्स हैं उनके अंदर पहुंचता है, जोड़ों के अंदर पहुंचता है, तो वो हर एक हिस्सा उसके अंदर फिर हज़म और मेटाबॉलिज्म करता है उसको। वो मेटाबॉलाइज का क्या सिस्टम होता है कि वो उसको इस काबिल बना लेता है कि वो चीज़ उस बदन का हिस्सा बन जाए। तो इस मेटाबॉलिज्म के दरमियान में भी
وہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اس خون کا بدن میں حصہ بن جاتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں بچ جاتی ہیں جو واپس جو ہے وینز کے ذریعے ایبزورب ہو کر پھر لیور کے اندر آ جاتی ہیں، پھر لیور کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر لیور جو ہے پھر اس کو دل میں پہنچا کر اور ان ویسٹ پروڈکٹ کو یہ پھر کڈنی کے ذریعے سے پیشاب کے ساتھ نکالتا ہے، جیسے یوریا، یورک ایسڈ، کریٹینین، پروٹین، شوگر، بہت ساری چیزیں ہیں جو پیشاب کے ذریعے سے خارج کر دیتا ہے، یا پسینے کے ذریعے سے خارج کر دیتا ہے، یا پھر جو ہے جیسے عورتوں کے اندر مینسز ہوتے ہیں، ہر مہینے جو خون ان کو جاتا ہے یوٹرس کے اندر اور وہ استعمال نہ ہو تو پھر وہ بھی وہ مینسز کی شکل میں نکل جاتا ہے، تو یا پھر جیسے بلغم ایکسپیکٹوریشن کی شکل میں نکلتا ہے، تو بلغم آتا ہے بہت سارے لوگوں کو ناک سے نیزل ڈسچارج ہوتا ہے جس کو ریٹ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے نکلتا ہے، اسی طرح سے کانوں سے بھی نکلتا ہے جس کو گھوک کہتے ہیں، آنسوؤں سے نکلتا ہے جس کو آنسوؤں سے بہت ساری دوائیں آنسو سے خارج ہو جاتی ہیں، آنکھ کے ذریعے سے خارج ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بدن سے خارج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ بالکل وہی سسٹم ہوتا ہے جیسے ہمارے گھر کے اندر کچن کے اندر جب کھانا بنتا ہے تو اس کھانے میں سبزی ہوں یا میٹ ہو یا پھر آپ کے جو ہے پھل ہوں یا کوئی بھی چیزیں، اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم کھا لیتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے کے قابل نہیں ہوتی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کوڑا ہے، یہ ہے نا، اس کو جو ہے ایک طرف ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے باڈی کا ہے کہ وہ باڈی جو چیز یوٹیلائز ہونے لگتی ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے، اور جو یوٹیلائز ہونے کے قابل نہیں ہوتی، خراب ہوتی ہے، وہ ان راستوں سے بدن سے باہر خارج ہو جاتی ہے، جو طبیعت ہماری کرتی رہتی ہے۔ اب پانچویں بات یہ ہے کہ اس ڈائجیشن اور میٹابولزم جو روزانہ ہم غذا کھاتے ہیں تاکہ ہمارے بدن کو طاقت ہو، جو چیزیں ویسٹ پروڈکٹ بن رہی ہیں وہ طبیعت باہر خارج کرتی رہتی ہے، لیکن بعض دفعہ طبیعت باہر خارج نہیں کر پاتی، وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا کہ بدن سے خارج کر پائے، جس کی وجہ سے وہ خون کے اندر بڑھتی رہتی ہیں، اور خون کے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ جگہ جگہ بدن کے حصوں میں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ بدن ان کے باہر نکالنے پر کنٹرول نہیں ہے، اس کو کنٹرول نہیں ہے، تو وہ بدن کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اگر یوریا، یورک ایسڈ، کریٹینین بدن سے نہ نکلے تو پھر یہ کڈنی کے اندر جمع ہو جاتا ہے، جس کو رینل اسٹون کہتے ہیں۔ اگر یہ جو لیور سے بائل کی شکل میں آنتوں پہ گر کر جو بائل یا صفرا ہوتا ہے، تو اگر یہ صفرا آنتوں پہ نہ گرے اور وہ گال بلیڈر کے اندر ہی جمع ہوتا رہے لیور سے آ کر، تو اس جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پر پتھری بن جاتی ہے جس کو گال اسٹون کہتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ جو ہے جوڑوں کے اندر ایسا یہ میٹیریل جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جوڑوں کا جو اسپیس ہے وہاں جمع ہو جاتا ہے، اور اسپیس کم ہونے کی وجہ سے پھر جوائنٹس کا مڑنا مشکل ہو جاتا، جس کو کہتے ہیں اس کا اسپازم، اسٹفنس کہتے ہیں، اور درد ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بدن میں بعض دفعہ فیٹ جو خارج نہیں ہو رہی لیٹرین کے ساتھ ہیں، پیشاب کے ساتھ میں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ بدن کے اندر جگہ جگہ گانٹھوں کی شکل میں اکٹھا ہو جاتی، جس کو لائپوما کہتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ جو آرٹریز ہیں، آرٹریز کی جو لیئر ہوتی ہے، ایک انٹیما ہوتا ہے، ایک میڈیا ہوتا ہے، ایک ایڈوینٹیشیا ہوتا ہے، تو جو انٹیما ہوتی ہے اس کی لیئر جو ان نالیوں کی جو خون کی نالیاں ہیں، اندر کی طرف کولیسٹرول اور گلیسرائڈز یہ جمع ہو جاتی ہیں، جس کو ایتھیریو اسکلیروسس کہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آرٹریز سخت ہو جاتی ہیں، اور سخت ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے مثال کے طور پر یہ چند چیزیں بتائیں کہ جب بدن سے خارج نہیں ہو پاتا تو پھر بدن کے اندر یہ ویسٹ پروڈکٹ جمع ہو کر یہ مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اب جب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو مریض ڈاکٹر کے پاس، ہسپتال میں، کلینک پہ ان کی جاتا ہے، تو ڈاکٹرز کو چاہیے اس کے انویسٹیگیشن کرائیں
और पहले ये देखें कि बीमारी की वजह क्या है। अगर बीमारी की वजह ये सारी चीज़ें हैं कि जो बदन से खारिज होनी चाहिए थी वो नहीं निकल पा रही, तो सबसे पहले उनको निकालना चाहिए। इसको यूनानी में कहते हैं यूनानी में कहते हैं इसको इस्तफराग। इसको इस्तफराग करना यानी बदन से उन ख़राब चीज़ों को खारिज करना चाहिए जो बीमारी का ज़रिया, उसको कहते हैं इस्तफराग, यानी एक्सक्रीशन ऑफ मॉर्बिड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। उसके लिए फिर हमारा यूनानी में तरीक़ा है कि कैसे बदन से इन बीमारी पैदा करने वाले मादों को या मटेरियल्स को निकाला जाए। तो हमें कुछ तो ऐसी होती हैं जो ये सख्त हो जाती हैं, उनको इस काबिल बनाना कि वो जगह जगह जहाँ जमा हो गई हैं, चाहे किडनी के अंदर हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर हैं, और लीवर के अंदर हैं, लंग्स के अंदर हैं, कहीं भी अगर दिमाग के अंदर हैं, कहीं भी जोड़ों के अंदर हैं, जो जमा हो गई हैं, उसको लिक्विफाई करते हैं, उसका डाइल्यूशन करते हैं, ताकि वो इस काबिल हो जाए कि वहाँ से वो खून के अंदर जज़्ब हो जाए। और जब वो खून के अंदर जज़्ब हो जाती है तो फिर हम उसको मुदिरात, जिसको डायरेटिक्स कहते हैं, वो डायरेक्ट देकर उसको बदन से खारिज करते हैं, या मुसिलात लग्जेटिव देकर बदन से खारिज करते हैं, या स्वेटिंग लाकर स्किन के ज़रिए से खारिज करते हैं, या फिर उसमें उसको तड़ाड़ा देकर, टकोर कहते हैं जिसको फर्मेंटेशन करते हैं, उसके ज़रिए से अगर ये सख्त हो गया है तो उसको गर्म पानी से जो है उसको गर्मी पहुंचाकर उसको डाइल्यूट करके बदन से हम खारिज करते हैं। इसको कहते हैं इस्तफराग। तो पहली चीज़ को मुंजिज और दूसरी को मुसिल या मुदिर या मौरिक कहते हैं, यानी पसीना बदन से खारिज करने वाला, या मुखरिज बलगम, मुनफ़िस बलगम कहते हैं कि बलगम की शक्ल में जब हम खारिज करते हैं तो मुनफ़िस बलगम दवा दी जाती हैं, या मुसिल दवा दी जाती हैं, या मुदिर दवा दी जाती हैं, या मौरिक दवाएं दी जाती हैं। इनके ज़रिए से बीमारी का मादा निकल जाता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई कि मर्ज़ क्यों पैदा होते हैं, और उसका अगर मादा बदन के अंदर ठहरने की वजह हो तो उसको कैसे निकालना चाहिए। थैंक यू सो मच।